नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 4, परमाणु संरचना। बच्चों की जैसे कुछ डिमांड आ रही है कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर साथ में स्टार्ट रखो, कि हम साथ में कर रहे हैं। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट अब तक 3 कर लिए हैं। पहले पार्ट में हमने फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में मॉडल्स स्टार्ट किए थे हमने। पार्ट 2 मॉडल में थॉमसन का रदरफोर्ड का मॉडल हम पार्ट 2 में किया था। उसके बाद पार्ट 3 के अंदर हमने किया था बोर मॉडल, और फिर बोर मॉडल की क्या कमियां रहेगी तो पार्ट नंबर 3 के अंदर किया था। आज हम ये तो थे पुरानी परमाणु संरचना के मॉडल में 3 मॉडल हो गए, और तीनों मॉडल क्या है, इनको बोलते हैं ओल्ड मॉडल, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना की पुरानी अवधारणाएं। अब अगर हम इसमें नई अवधारणा की बात करें, और नई के अंदर क्या अलग अलग 3-4 अवधारणाएं वो पढ़ेंगे इसमें। तो अगला चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। इसमें स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना की नई अवधारणाएं, न्यू कंसेप्ट। परमाणु संरचना की नई अवधारणा यानी नए कंसेप्ट। और नए कंसेप्ट के अंदर है ना 3-4 नाम आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो न्यू कंसेप्ट में है ना, पहला नंबर 1 फर्स्ट है, पहला सोमरफील्ड का विस्तार। क्या नाम है? सोमरफील्ड का विस्तार, पहला नंबर 1 सोमरफील्ड का विस्तार। अब देखो सोमरफील्ड के विस्तार में आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें एक टाइप क्वेश्चन बनता है, और एक टाइप क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है वो याद रखना है मेन, वैसे बहुत बड़ा है ये। अब देखो सोमरफील्ड के विस्तार में सोमरफील्ड ने एक बात कही थी। उसने क्या कहा? अब देखो बोर ने क्या बोला कि बोर ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या गोलाकार पथों में चक्कर लगाते हैं, गोलाकार चक्कर लगाते हैं, जिनको बोलते हैं कक्ष या परमाणु संरचना के कोष, या बोलते हैं इनको ऑर्बिट बोलते हैं, या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। लेकिन सोमरफील्ड ने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उस दौरान इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन गोलाकार के साथ साथ क्या है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में भी चक्कर लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। सोमरफील्ड के अनुसार क्या, सोमरफील्ड का उसने क्या विस्तार किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गोलाकार कक्ष के साथ साथ क्या है कि गोलाकार कक्ष के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में भी चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी इक्लिप्स्ड, यानी दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। और अब यहाँ क्या रखना है, उसने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाए, कि जैसे इलेक्ट्रॉन है नाभिक और इलेक्ट्रॉन ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है, जैसे अंडाकार कक्ष में ही घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ था, ये यहाँ इस पोजीशन में था इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या ये है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर देखें तो यहाँ नाभिक की दूरी क्या होगी, अलग होगी। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी 2 अलग अलग प्रकार से होगी। और इस आधार पे क्या है, सोमरफील्ड ने क्या कहा कि गोलाकार कक्ष जो है ना, उसके लिए कोणीय संवेग mvr बराबर क्या होता है, nh/2π होता है। और फिर यहाँ सोमरफील्ड ने क्या कहा, अब यहाँ पर कोणीय संवेग का मान दीर्घवृत्ताकार के लिए एक ही नहीं होता, mvr बराबर nh/2π नहीं होगा। उसने कहा कि कोणीय संवेग का मान भी क्या है, 2 प्रकार से हो जाएगा। और इस आधार पर उसने n जो है मुख्य क्वांटम संख्या, उसने कहा कि मुख्य क्वांटम संख्या भी 2 क्वांटम संख्याओं का योग है। एक को बोलते हैं त्रिज्यीय क्वांटम संख्या, और एक को बोलते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या। तो अगर हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या है ना, तो वहाँ पर नाम आएगा कि दिगंशीय क्वांटम संख्या के खोजकर्ता कौन था, वहाँ किसका नाम आएगा, सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने बताया था दिगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में। अब देखो उसने क्या कहा सोमरफील्ड ने कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है ना, वो क्या है, दिगंशीय क्वांटम संख्या और यानी त्रिज्यीय क्वांटम संख्या का योग है। तो उसने ये कह दिया किस प्रकार से कि नाभिक जो है, और नाभिक के चारों ओर तो उसने कहा कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको लिखते हैं n से, स्मॉल n से, मुख्य क्वांटम संख्या है। और ये 2 क्वांटम संख्याओं का योग है। स्मॉल n बराबर क्या होता है, एक लिखते हैं nr
और एक को लिखते हैं इस प्रकार से NK। और NR जो है ना, इस NR को बोलते हैं त्रिज्यीय क्वांटम संख्या, त्रिज्यीय क्वांटम संख्या। और NK जो है ना, इसको बोलते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये तो त्रिज्यीय यानी रेडियल, और ये दिगंशीय यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो दो क्वांटम संख्याओं का योग है किसका, त्रिज्यीय का और दिगंशीय का। क्योंकि कोणीय संवेग का मान जो है ना MVR बराबर क्या होता है, NH/2π होता है। अब यहाँ मुख्य जो है ना, ये दो का योग होगा, इसलिए कोणीय संवेग NH/2π जो है ना, इस कोणीय संवेग का मान भी दो क्वांटम संख्या है NRH/2π प्लस NKH/2π, इन दोनों का योग है। और इसके आधार पे H/2π को अगर छोड़ दें तो सब में कॉमन है, तो क्या बचेगा, आपस क्या आ जाएगा, यहाँ N बराबर क्या आ जाएगा, NR + NK, इस प्रकार से। तो मुख्य क्वांटम संख्या दो क्वांटम संख्याओं का योग है, दिगंशीय और त्रिज्यीय क्वांटम संख्या। तो याद क्या रखना है, सोमरफील्ड ने क्या कहा, सोमरफील्ड ने क्या कहा, बोर मॉडल जो था उसमें थोड़ा सा विस्तार किया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में भी चक्कर लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। और जब इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाएगा तब इसकी कोणीय संवेग का मान दो कोणीय संवेगों का योग होता है। और उसके आधार पर उसने कहा कि मुख्य क्वांटम संख्या दो क्वांटम संख्याओं का योग है, एक को बोलते हैं त्रिज्यीय क्वांटम संख्या और एक को बोलते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या। तो याद रखना, दिगंशीय क्वांटम संख्या खोजकर्ता कौन है, सोमरफील्ड है। दो तीन बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, और प्रश्न में क्या पूछते हैं कि जैसे क्वेश्चन नहीं आता है लिखा हुआ कि किसी परमाणु के लिए n बराबर 4 है, n बराबर 4 मतलब कोष की संख्या कितनी, 4 है, ये 4 कोष है उस परमाणु में। तो उस परमाणु के लिए वर्ताकार और एक दीर्घवृत्ताकार, क्या नाम है, वर्ताकार और दीर्घवृत्ताकार कक्ष की संख्या बताइए। प्रश्न एग्जाम में आता है। तो आपको उत्तर प्रश्न कोई भी आ जाए, सबका उत्तर एक ही है, बस एक पॉइंट याद रखना है कि वर्ताकार कक्ष सदैव एक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं। अब कहते हैं वर्ताकार n बराबर 4, तो वर्ताकार क्या होगा, वर्ताकार तो क्या आ गया 1, और बाकी क्या रह गए 3 क्या हो गए, दीर्घवृत्ताकार। तो दीर्घवृत्ताकार कितने हो गए, इसमें 3 हो गए। अब कहते हैं n बराबर 6, कक्ष की संख्या 6, वर्ताकार बताओ, दीर्घवृत्ताकार बताओ। तो वर्ताकार तो कितने हो गए 1, दीर्घवृत्ताकार कितने हो गए 5 हो गए, कुल 6 हो गए। तो वर्ताकार हमेशा 1 रहेगा, बाकी सारे क्या होते हैं, दीर्घवृत्ताकार। ये सोमरफील्ड का विस्तार थोड़ा सा आपको याद रखना। सोमरफील्ड का विस्तार ज़्यादा नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है इसी प्रकार से आता है। ये वर्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्ष पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे मुख्य क्वांटम संख्या किन दो क्वांटम संख्याओं का योग है, वो पूछ लें आपसे। और या फिर कह दें इलेक्ट्रॉन आप भी के चारों वर्ताकार के साथ में दीर्घवृत्ताकार घूम रहे, किसने कहा, सोमरफील्ड के द्वारा कहा गया। ये तो है सोमरफील्ड का विस्तार। और अगर इसको आप देखना चाहिए ना किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यानी वर्ताकार के साथ में दीर्घवृत्ताकार भी घूमते हैं, देखो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या है, वर्ताकार कक्ष के साथ साथ में क्या है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में भी चक्कर लगाते हैं। देखो ये इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वर्ताकार घूम रहे हैं, साथ में क्या घूम रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार भी घूम रहे हैं, जैसे ये है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो क्या है, वर्ताकार कक्ष। और बाकी ये क्या है, 1 2 है ना, ये 3 क्या हो गए, दीर्घवृत्ताकार। तो अब देखो यहाँ n बराबर कितना है, 4 है, 4 कोष है। तो 4 कोष में एक तो क्या हो गया वर्ताकार, बाकी 3 क्या हो गए, ये दीर्घवृत्ताकार हो गए, इस प्रकार से। तो ये दीर्घवृत्ताकार भी घूमते हैं और वर्ताकार भी घूमते हैं। तो बाकी वर्ताकार हमेशा क्या रहेगा 1, बाकी क्या रहते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्ष कहलाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है, सोमरफील्ड का विस्तार है। उसके बाद सेकंड नंबर 2 नंबर सोमरफील्ड के विस्तार के बाद फिर है 2 नंबर पर, यानी परमाणु संरचना की अवधारणा में सेकंड नंबर है, दूसरा न्यू कॉन्सेप्ट में। और वो लिखो प्रकाश की द्वैत प्रकृति, क्या नाम है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, जिसे क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट,
ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति। अब इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने, वो ध्यान रखना है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति की जानकारी देने वाला वैज्ञानिक 1905 में किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बताया गया, ये ध्यान रखना है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये अल्बर्ट आइंस्टीन, इसने प्रकाश की द्वैत प्रकृति की जानकारी दी, ये ध्यान रखना है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताने वाला अल्बर्ट आइंस्टीन है ये। और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ बोलते हैं या बोल दें, बहुत सारी बातें फेमस है। ये कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं, यानी 5वीं क्लास में कहते ही फेल हो गया था, 5th क्लास में स्कूल में फेल हो गया था। और कहते हैं स्कूल वाले उनके घर वालों को बोलते हैं इस बच्चों को ले जाओ, ये पढ़ने के लायक नहीं है। और आज तक के इतिहास में सबसे अधिक IQ वाला व्यक्ति जो रहा है वो अल्बर्ट आइंस्टीन रहा है, जिसका सबसे अधिक IQ है। और कहते सबसे बड़ा भुलक्कड़ था, कहते हैं कि सबसे बड़ा भुलक्कड़, यानी कोई चीज़ें भूल जाता था ये, फिर भी इतना बड़ा वैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि ये काम की बातें याद रखता था, जो काम की बातें नहीं है उनको याद नहीं रखते, इसलिए बोलते भुलक्कड़। तो हमें भी क्या है, जिसकी जितनी अधिक भूलने की क्षमता होगी ना, उसका दिमाग उतना क्या रहेगा, बिल्कुल क्लियर साफ रहेगा, बातें भूल जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इसी अल्बर्ट आइंस्टीन है, ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति दी। और क्या कहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि प्रकाश की प्रकृति जो है वो क्या दो प्रकार की होती है। प्रकाश की नेचर जो है ना, प्रकृति, वो दो प्रकार की है। एक तो होती है प्रकाश की कणीय प्रकृति, पार्टिकल नेचर, और एक होती है प्रकाश की तरंगीय प्रकृति, तरंगीय प्रकृति यानी वेव नेचर। और क्या कहा कि जब प्रकाश चलता है ना, ऐसे यूं चले इस तरह से, प्रकाश का गमन किस रूप में होता है, तरंग के रूप में, तरंग के रूप में चलता है। और जब ये प्रकाश किसी सतह पे जाके टकराए, यूं जैसे यहाँ टकरा के आ गया, टकराने के बाद इस सतह के द्वारा प्रकाश का होगा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हो। और अवशोषण होता है वो लगातार नहीं होता, अवशोषण है वो छोटे छोटे कणों के रूप में, एक कण का हो गया अवशोषण, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद तीसरे का, ऐसे। तो छोटे छोटे कणों के रूप में अवशोषण होता है। और उन छोटे छोटे कण जिनके रूप में अवशोषण हो रहा है, यह वापस प्रकाश को बाहर निकाले, उत्सर्जन हो, वो भी छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। कण बाहर निकलेंगे ऐसे, और ये कण वापस मिलके क्या बनाएंगे, तरंग का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्रकाश की प्रकृति क्या है, कण भी है और तरंगीय भी है। तो दो प्रकार की प्रकृति है, प्रकाश की कण के रूप में भी काम करता है पार्टिकल नेचर, तरंग के यानी तरंग के रूप में तरंगीय इसकी प्रकृति होती है। प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति, कणीय और तरंगीय। ये बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था, अल्बर्ट आइंस्टीन था, प्रकाश की दो प्रकृति। और उसने इसको समझाया भी, जैसे प्रकाश की अगर दो प्रकृति हम दिखाना चाहिए ना, किस प्रकार से इसकी दो प्रकृति है, जैसे को यूँ देखो इस प्रकार से, यूँ अगर लाइट सोर्स है ना प्रकाश, और अगर इस प्रकाश के आगे कोई अगर जैसे लिख दिया बैरियर रख दिया, बैरियर एक बाधा रख दी, तो प्रकाश इधर क्या बनाएगा, पार्टिकल प्रोड्यूस स्ट्रेट शेडो, बिल्कुल क्या बनेगी, एकदम स्ट्रेट सीधी क्या बनेगी, यहाँ पर एक परछाया बन जाएगी, परछाया का निर्माण। और इधर से क्या है, जा रहे हैं कण, इसका मतलब क्या है, कण के रूप में काम कर रहा है। कण जहाँ पहुँचे वहाँ तो प्रकाश आ गया, जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ पर अंधेरा हो गया, यानी उसकी छाया बन गई। तो यहाँ इसका मतलब पार्टिकल नेचर है। लेकिन देखते हो कि जब प्रकाश के आगे कुछ वस्तु आ जाए, आने के बाद जब इसकी शेडो बनती है ना, जो इसकी परछाया बनती है, उस परछाया दो प्रकार की बनती हैं, छाया उपछाया, ऐसे परछाया और उपछाया दो। तो एक तो काले, बिल्कुल काले वाला भाग, और एक के थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा बाहर की तरफ सफेद वाला भाग बना रहता है। इसका मतलब प्रकाश जो है थोड़ा सा मुड़ के आ गया, इधर अंदर की तरफ मुड़ के आ गया। इसका मतलब प्रकाश की प्रकृति कौन सी है, तरंगीय। डायरेक्ट प्रकाश अंदर नहीं आ रहा, फिर भी हमें क्या रूम के अंदर बिल्कुल साफ, दिन में अंधेरा नहीं रहता, दिखाई देता है। तो कारण क्या, प्रकाश तरंग के रूप में हमारे पास पहुंच रहा है। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है, देखो, वेव्स बेंड इनटू शैडो, बैरियर इसको थोड़ा सा पार करके यहाँ से तरंग आ रही, तो तरंग यहाँ थोड़ी चौड़ी हो गई। तो इधर भी क्या है, बैरियर यहाँ तक था, लेकिन यहाँ प्रकाश यहाँ भी आ गया ऐसे। ये वाला भाग क्या, प्रकाश की किस प्रकृति दर्शाती है, प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को दर्शाती है। तो प्रकाश की कणीय और तरंगीय दो प्रकार की प्रकृति। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, इस पर क्वेश्चन क्या आता है, अब एक बार सेकंड ग्रेड में फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आ गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश की कणीय प्रकृति दर्शाने वाली घटना है। तो कुछ घटनाएं ऐसे प्रकाश की जो प्रकाश की कणीय प्रकृति को भी दर्शाती है और प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को भी दर्शाती है। अब तरंगीय वाली घटनाएं कौन सी है,
कणीय वाली घटनाएं कौन सी, वो थोड़ी आपको याद रखनी है और एग्जाम में एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कणीय में कौन कौन सी है, तो प्रकाश की कणीय प्रकृति दर्शाने वाली घटनाएं, तरंगीय प्रकृति, ये कणीय प्रकृति। अब कणीय प्रकृति में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल याद रखने। अब कणीय में मेन 3 एग्जाम्पल याद रखो, उनके अलावा जो एग्जाम्पल आ जाए ना वो आप किस में करोगे, तरंगीय में कर देंगे हम। तो कणीय में 3 याद रखो। एक तो याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, याद रखना। एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव याद रखो, और एक याद रखो इसमें दूसरा 2 नंबर कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी, कृष्णिका विकिरण याद रखो। और तीसरा याद रखो इसमें कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। ये 3 प्रभाव जो है ना, ये क्या है, प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाते हैं। 3 प्रभाव ये थोड़ा याद रखने हैं आपको, प्रकाश की कणीय प्रकृति दर्शाने वाली परिघटनाएं। तो कणीय प्रकृति दर्शाने वाली परिघटनाएं कौन कौन सी है, तो ये 3 याद रखनी है। प्रकाश की कणीय प्रकृति वाली घटना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण, और तीसरा क्या, कॉम्पटन प्रभाव याद रखना आपको। तो ये 3 है कणीय प्रकृति वाली। इसके 3 के अलावा अगर आपके एग्जाम्पल आ जाए और 3 के अलावा कोई आ जाए तो सारे किस में आएंगे, तरंगीय प्रकृति में आ जाएंगे। तो तरंगीय प्रकृति वाली घटनाएं, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तरंगीय प्रकृति में एग्जाम्पल कौन याद रखने हैं। अब देखो कौन कौन से आपको आते हैं, परावर्तन, प्रकाश वाली घटनाएं, अपवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, है ना, विवर्तन, परिकिरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण। इस प्रकार से कोई भी घटना हो इन 3 के अलावा सारी कौन सी प्रकाश की तरंगीय प्रकृति दर्शाने वाली घटनाएं। तो ये तरंगीय वाले एग्जाम्पल याद रखने और कणीय वाले याद रखने। तो प्रकाश की 2 प्रकार की नेचर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया 1905 में, तरंगीय प्रकृति, कणीय। तरंगीय प्रकृति है, इसके उदाहरण कौन से हैं वो याद रखने हैं। कणीय प्रकृति वाले एग्जाम्पल कौन से, ये प्रकाश की दोहरी नेचर है। ये तो सेकंड हो गया प्रकाश की दोहरी नेचर। उसके बाद देखो तीसरा पार्ट, थर्ड। अब देखो तीसरे पार्ट के अंदर 3 नंबर, और इसी प्रकाश की दोहरी नेचर को एक वैज्ञानिक था लुईस डी ब्रोगली, और लुईस डी ब्रोगली ने क्या किया, इस प्रकाश की तरंगीय और कणीय दोहरी नेचर को उसने इलेक्ट्रॉन पे लागू किया। और लुईस डी ब्रोगली ने क्या कहा, छोटे कण जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी भी क्या है, दोहरी यानी द्वैत प्रकृति होती है। उसने कहा इसलिए यहाँ पर उसने क्या किया, पर इलेक्ट्रॉन जो उसकी तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति है, उन दोनों को मिलाकर उसने एक नई समीकरण बनाई जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली समीकरण बोलते हैं। अब डी ब्रोगली समीकरण कौन से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्रोगली समीकरण का सही रूप है। तो सही रूप के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सही रूप एग्जाम्पल किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो। अब देखो तीसरा पार्ट जो है वो है डी ब्रोगली समीकरण। तीसरा क्या है, डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली संबंध बोलते हैं इसको, डी ब्रोगली संबंध कह दें। और किसने दिया ये है फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली, लुईस डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया। और इसने कहा कि छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है, दोहरी प्रकृति, यानी 2 प्रकार की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन की, कणीय और तरंगीय। तो ये है लुईस डी ब्रोगली, जिसने प्रकाश की के साथ में इलेक्ट्रॉन की दोहरी नेचर के बारे में बताया, लुईस डी ब्रोगली ने। ये लुईस डी ब्रोगली है फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की क्या है, दोहरी नेचर के बारे में बताया। और उसने क्या किया, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जैसे दोहरी नेचर है ना, तो उसने 2 नेचर तरंगीय और कणीयों को मिलाकर एक नई समीकरण बनाई। तो उसने कहा कि जैसे नंबर 1 और नंबर 1 में जैसे उसने कहा कि ऊर्जा E बराबर क्या होता है, mc², ऊर्जा का फॉर्मूला है ये। और ये समीकरण क्या, किसकी समीकरण है ये, इसको बोलते हैं आइंस्टीन समीकरण। ये क्या है, ये आइंस्टीन समीकरण है। और एक समीकरण होती है, 2 नंबर लिख दें कि E बराबर क्या लिख दें, h न्यू, क्या लिख दें, E बराबर h न्यू। इसको क्या बोलते हैं, प्लांक समीकरण। ये भी ऊर्जा की है,
प्लांक समीकरण ये ऊर्जा की है। अब देखो ये समीकरण 1, इसको समीकरण 2 कर दिया हमने, और दोनों ऊर्जा के लिए तो दोनों को बराबर कर दें, तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से करें तो समीकरण 1 क्या है, mc² बराबर क्या लिख दें, h न्यू, और आपको पता है न्यू बराबर जो होता है ना वो क्या होता है, c बटे लेमडा होता है। ये आपको पता ही है, न्यू बराबर क्या होता है, c बटे लेमडा, आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग बटे उसकी तरंग दैर्ध्य। और ये वाला फॉर्मूला रख दें अगर इस न्यू की जगह, और यहाँ रखते ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि mc² बराबर क्या हो जाएगा, hc बटे लेमडा हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 1 लेमडा जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसको न्यू बार बोलते हैं, यानी तरंग संख्या के बराबर होता है। तो तरंग संख्या क्या होती है, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम क्या कहलाएगी, तरंग संख्या। तो इसका मतलब ये है ना 1 लेमडा जो है इसको हम यहाँ न्यू बार कर दें, तो समीकरण का एक रूप ये भी हो सकता है ना ऐसे कि mc² बराबर है ना hc न्यू बार, ऐसे बोल सकते हो आप, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये समीकरण बन सकती है। अब देखो यहाँ mc² बराबर क्या है, hc बटे लेमडा, तो यहाँ से c काट दें तो क्या बचा कि mc बराबर क्या बचा, h बटे लेमडा बचा, और लेमडा को हम इधर ले आए इस साइड में, इधर ले आओगे तो समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, h/mc आ गया। अब देखो एक समीकरण ये है, लेमडा बराबर h/mc आ गया, ये ध्यान रखना है। और लेमडा बराबर h/mc जो है ना, c या प्रकाश का वेग है, तो ये समीकरण प्रकाश पे लागू होती है। अगर हमें इसे कण पे लागू करना हो तो कण का वेग क्या लिखते हैं, c बराबर क्या लिखते हैं, कण का वेग v लिखते हैं इसे। तो यहाँ अगर v कर दें तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, h/ क्या आ जाएगा, mv। ये याद रखनी है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण। ये क्या है, ये डी ब्रोगली समीकरण है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, डी ब्रोगली समीकरण। तो डी ब्रोगली समीकरण का वैसे अगर पूरा डेरिवेशन आपको याद नहीं रहे ना तो 3 तो बातें याद रखनी है। एक तो आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc², एक प्लांक समीकरण E बराबर h न्यू जिसको ऊर्जा की समीकरण बोलते हैं, जिसको यानी फोटोन समीकरण बोलते हैं, E बराबर h न्यू, फोटोन की ऊर्जा की समीकरण E बराबर h न्यू, प्लांक समीकरण को दोनों को बराबर कर दिया। अगर पूरा नहीं करना है तो लास्ट में याद रखना लेमडा बराबर क्या होता है, h/mv। लेमडा यानी किसी कण की तरंग दैर्ध्य बराबर h/mv होता है, h प्लांक कांस्टेंट है तो h/mv होता है। तो इसका मतलब h/mv वाला रूप जो है इसको बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण। और अगर इस डी ब्रोगली आगे और करें कि लेमडा बराबर क्या है, h/mv है, और m इंटू वी क्या होता है, संवेग p, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर क्या होता है, संवेग p। तो अगर इस p को यहाँ रख दें तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, h/p। एक समीकरण ये भी आ गई, ये भी याद रखनी है आपको, h/p। और आपको पता है h यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, h क्या है, प्लांक स्थिरांक, h प्लांक स्थिरांक है। अगर यहाँ स्थिरांक हटा दें तो लेमडा समानुपातिक निशान आ जाएगा, 1/p आ जाएगा इसे। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि किसी कण की तरंग दैर्ध्य लेमडा उस कण के संवेग p की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तो ये ध्यान रखना है कि किसी कण की तरंग दैर्ध्य लेमडा उसके कण के संवेग p यानी संवेग p की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो किसी कण की तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान उस कण के संवेग p के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको बोलते हैं डी ब्रोगली संबंध। क्या बोलते हैं इसको, डी ब्रोगली रिलेशन, यानी डी ब्रोगली संबंध बोलते हैं इसको। वो तो डी ब्रोगली समीकरण लेमडा बराबर h/mv, ये तो डी ब्रोगली समीकरण है। और लेमडा बराबर h/p या लेमडा समानुपाती 1/p, यानी लेमडा व्युत्क्रमानुपाती p, ये क्या है, इसको डी ब्रोगली संबंध बोलते हैं। तो ये डी ब्रोगली संबंध है, लुईस डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया। और किसके लिए, छोटे कणों के लिए। छोटे कण है उसकी नेचर भी क्या होती है, तरंगी और कणी दोनों प्रकार की प्रकृति होती है। तो ये डी ब्रोगली समीकरण थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और रिट के हिसाब से, छोटे एग्जाम के हिसाब से इसमें क्वेश्चन बनता है कि डी ब्रोगली समीकरण का सही रूप पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, तो सही रूप आपको आना चाहिए, करना भी आपको होना चाहिए। ये डी ब्रोगली समीकरण है। उसके बाद देखो चौथा 4 नंबर जो है, और 4 नंबर अब देखो, एक तो हो गया सोमरफेल्ड का विस्तार, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली समीकरण, और चौथा 4 नंबर पॉइंट है वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत।
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, अनिश्चितता का सिद्धांत। अब देखो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा अनिश्चितता के सिद्धांत में, किसने दिया ये? एक तो वैज्ञानिक का नाम, जर्मन वैज्ञानिक, ध्यान रखना ये जर्मन साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। हाइजेनबर्ग ने दिया कब? 1927 में, 1927 में उसने यानी अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। अब हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि जो बड़े कण है ना, जिनका भार बहुत ज़्यादा हो, उन बड़े कणों के लिए आप न्यूटन की गति के समीकरण लगा के, उन बड़े कणों के लिए आप एक तो उनके लिए स्थिति कण की और एक उस कण का उस टाइम का संवेग, तो स्थिति x और संवेग p, दोनों का आंकलन आप बड़े पिंडों के लिए एक साथ कर सकते हो, बड़े कणों के लिए एक साथ कर सकते हो न्यूटन की गति के समीकरण लगा के। लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि छोटे कण जो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये छोटे कण जो है, इन छोटे कणों का आप एक साथ, एक तो स्थिति और एक संवेग, दोनों का आंकलन हम एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप स्थिति का मान ज्ञात करोगे तो संवेग p है, उसमें क्या है? अनिश्चितता बढ़ जाएगी, अनसर्टेनिटी, यानी उसमें अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अगर आप संवेग का मान ज्ञात करोगे तो उसकी स्थिति बदल जाएगी, यानी स्थिति का मान क्या है? अनिश्चित हो जाएगा। तो दोनों को आप एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। और इस आधार पर उसने अपना एक फॉर्मूला दिया जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय रूप, एग्जाम में आता है अधिकतर। तो उसने क्या कहा, यदि छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इन छोटे कणों के लिए अगर कह दे डेल्टा एक्स यानी परिवर्तन या अनिश्चितता है, किसमें है? कह दें कि स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। तो ध्यान रखना हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किस पे लागू होता है? छोटे कणों पे लागू होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे। तो स्थिति में अनिश्चितता कह दे डेल्टा पी, कह दे तो क्या कह दे? संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता है ये। और क्या कहा हाइजेनबर्ग ने कि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी, और दोनों का अगर गुणा कर देना तो इनका गुणा है ना h/4 किसके? h/4 के बराबर या थोड़ा इससे बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा या इसके बराबर होता है। ये है हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का गणितीय रूप। यानी किसी छोटे कण के लिए स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो, तो दोनों का गुणा h/4 के बराबर या इससे थोड़ा सा अधिक होता है। ये किसका? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसका सिद्धांत का आपको गणितीय रूप आपको याद रखना है, ये गणितीय रूप। इसको हम यूँ भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स लिखा है आपने ऐसे, और p बराबर क्या होता है? क्या लिखते हैं? द्रव्यमान गुणा वेग। और अगर इसको यूँ लिख दें डेल्टा p लिखें तो क्या लिखोगे? द्रव्यमान गुणा डेल्टा v। तो डेल्टा जहाँ p लिखा है ना वहाँ एस डेल्टा p लिखा वहाँ m डेल्टा v कर दें तो इस यानी फॉर्मूले का एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा m डेल्टा v h/4। ये भी एक इसका हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का गणितीय रूप का एक पार्ट एक और है ये। और डेल्टा v जो है ना यहाँ डेल्टा v, ये डेल्टा v क्या है? ये वेग में अनिश्चितता है। तो आपको एक तो इस सिद्धांत का गणितीय रूप याद रखना है, एग्जाम में इसका गणितीय रूप पूछ लेते हैं, एक तो ये चीज़। दूसरा क्या है? छोटा सा इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था कई बार, छोटे क्वेश्चन में क्या है? इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि यदि किसी छोटे कण के लिए स्थिति में अनिश्चितता 0 हो तो संवेग में अनिश्चितता बताइए। अब जहाँ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए वहाँ पर इस फॉर्मूले को बराबर करके लिखते हैं, बड़ा छोटा नहीं लिखते, बराबर करके लिखते हैं। अब देखो डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी बराबर h/4 क्या कहते दिया? डेल्टा एक्स का मान 0 है, 0 गुणा डेल्टा पी बराबर h/4। और क्या करना है आपको? डेल्टा पी यानी संवेगी में अनिश्चितता निकालनी है, तो डेल्टा पी का मान निकालना है। तो डेल्टा पी करोगे तो इस क्या करें? डेल्टा इस 0 को इधर ले जाए तो 0 का भाग जाएगा इस राशि में h में, और 0 का भाग जाएगा। इसका मतलब किसी राशि में 0 का भाग दे, उत्तर क्या आता है? हमेशा अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आ जाएगा। ऐसे उत्तर क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा।
इसका अर्थ हो गया अगर और जीरो में किसी राशि का भाग दें तो उत्तर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो राशि में जीरो का भाग दें तो ध्यान रखना, अगर डेल्टा एक्स का मान जीरो है तो डेल्टा पी का मान पूछ ले तो अनंत आएगा। अगर डेल्टा पी का मान जीरो है डेल्टा एक्स का मान भी क्या आएगा, अनंत आएगा। तो ध्यान रखना, स्थिति व संवेग में से अगर कोई एक राशि का मान शून्य हो, यानी किसी एक को शून्य कर दिया जाए, तो दूसरे में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि यदि डेल्टा एक्स यानी स्थिति में अनिश्चितता या डेल्टा पी यानी संवेग में अनिश्चितता में से किसी एक, क्या लिखा है, में से किसी एक में अनिश्चितता को शून्य कर दिया जाए तो दूसरे में अनिश्चितता का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर डेल्टा एक्स का मान जीरो है डेल्टा पी का मान अनंत हो जाएगा, डेल्टा पी का मान जीरो तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। किस में अनिश्चितता रहती है, स्थिति में और संवेग में। तो उसने ऐसे करके दिखाया, जैसे इलेक्ट्रॉन छोटा कण है, अगर घूमे नाभिक के चारों ओर, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति निकालो एक्स, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डाल के इलेक्ट्रॉन की आप स्थिति पोजीशन ज्ञात करोगे। जब आप एक्स का मान ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉन तुरंत अपना वहाँ से स्थान क्या कर देगा, चेंज कर लेगा ऐसे। तो अगर आपने स्थिति निकाली तो इसका संवेग पी बदल जाएगा। अगर आप पी निकालने बैठे तो अपना स्थान चेंज कर लेगा, तो एक्स का मान बदल जाएगा। इसका मतलब दोनों का मान आप एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये तो है मेन ये 4-5 अवधारणाएं परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा में। एक श्रोडिंगर समीकरण और है, उसको हम करेंगे अगले पार्ट में। तो आज के इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 में हमने क्या किया, एक तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति, सोमरफेल्ड का विस्तार, एक डी ब्रोगली संबंध किया है, एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किया। तो ये 4-5 चीज़ें की हमने, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो हम इसके बाद करेंगे आगे कक्षक किस प्रकार से होते हैं, क्वांटम संख्याएँ क्या है, इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम कैसे है, उसके बाद परमाणु वाला भाग क्या है, खत्म हो जाएगा ये। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।